हेलो बच्चों, कैसे हो। तो पिछले टर्न पर पहले चैप्टर क्लास 12 भौतिकी में हमने टॉपिक पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल दोनों में एक जो बड़ा क्लोजली रिलेशन है उसको जरा ध्यान से देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने वैद्युत बल पढ़ा था। अगर ये दो आवेश हैं इस प्रकार के प्लस क्यू और इसको हमने स्रोत आवेश कहा था, ये परीक्षण आवेश है, आर दूरी पर है। तो इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल था कूलाम के नियम से, वो था F इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है। अब तीव्रता क्या है? देखिए, अगर इस दो आवेशों में से परीक्षण आवेश को अगर हम एक कर दें, ये एक कर दें, तो जब एक कर देंगे तो इसी परीक्षण आवेश को जो हमने एक कूलाम कर दिया तो इस पे लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो E बराबर आपका हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमने क्यू नॉट को बस एक कर दिया है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर शॉर्ट में आप समझें तो कोई भी दो आवेश अगर वायु में कुछ दूरी पर रखे हैं और आपको किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वहां के आवेश को हटाकर आप एक कूलाम आवेश अपनी जेब से निकाल के रख दीजिए। अब जेब से निकालने से मतलब यह है कि आपके पास धन एक कूलाम आवेश हमेशा रहना चाहिए। तीव्रता आपको किसी बिंदु पर भी निकालनी है तो वहां पर आप प्लस एक कूलाम आवेश निकाल के रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस तरह आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर ये 10 कूलाम का एक आवेश है, माइक्रो कूलाम कर लिया ये, और यहां पर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है, 1 मीटर की दूरी मान लिया है दोनों आवेशों के बीच। अब आपसे कहा जाए कि बताइए कि बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो बड़ा आसान है, आपको बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो बस इस 5 माइक्रो कूलम को यहां से हटा दीजिए और हटा करके जेब से एक कूलाम आवेश निकाल के रख दीजिए। तो लीजिए, हटा दिया, एक कूलाम आवेश आपने रख दिया। अब आप इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल निकाल लीजिए। जो वैद्युत बल आएगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो बताइए कितना हो जाएगा वैद्युत बल? वैद्युत बल हो जाएगा वही के मतलब 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 तो 10 माइक्रो कूलाम हो जाएगा, माइक्रो है तो 10 की घात -6 हो जाएगा, और बाकी ये Q2 जो है वो 1 दिया हुआ है, और अपॉन आर स्क्वायर, दूरी भी मैंने 1 लिया हुआ है, 1 का स्क्वायर। अब ये बल नहीं है, ये तीव्रता हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहां पर हमने एक कूलाम आवेश का धनावेश रख दिया है। सॉल्व कर लीजिए, के की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10 की घात 9, और ये 10 की घात -6 10 की घात -5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी इस बिंदु पर। दिशा जानना है आप तो दिशा बता सकते हैं। देखिए, ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस है, तो इस बिंदु पर बल की दिशा इधर होगी, और जो बल की दिशा होती है आपको बताया था धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा तीव्रता की दिशा में होती है। या ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में तीव्रता की दिशा हमेशा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। तो इस बिंदु पर जो बल की दिशा होगी वही तीव्रता की दिशा होगी। तो बहुत आसान है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल में बस इतना सा संबंध है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही तीव्रता कहते हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने कूलाम के नियम से संबंधित वैद्युत बल निकालने में किए थे, अब उन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में भी कर सकते हैं। बहुत आसान है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस। इसको नोट कर लीजिए, इससे समझ आ जाएगा आपको कि करना क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इससे आपको और ज्यादा आइडिया मिलेगा। तो इस समय हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आंकिक प्रश्नों को कर रहे हैं। हमने पिछले टर्न पर आपको पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के अध्यारोपण का सिद्धांत, उस पर भी आधारित हम आपको कुछ सवाल बताएंगे, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये दो बिंदु आवेश हैं। हमने मान लिया कि ये 10 माइक्रो कूलाम का आवेश है
और यहां से कुछ दूरी पर एक दूसरा बिंदु आवेश है, चलिए इसको ए कह दिया है, इसको बी कह दिया है। इस पर हमने 5 माइक्रोकूलाम आवेश ले लिया है। ये एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है। हमने मान लिया कि इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। तो जरा सवाल समझ लेते हैं क्या है। सवाल है कि 2 बिंदु आवेश 10 माइक्रोकूलाम और 5 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर वायु में रखे हैं। वायु मतलब एयर, वायु में रखे हैं। तो आपको इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु का मतलब है कि यहां से 1 मीटर पर, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर, इसको हमने चलिए मान लिया सी कह दिया, तो सी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए सी पर जब भी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो मैंने बताया था कि आप अपने जेब में +1 कूलाम आवेश हमेशा रिजर्व रखिए और बस वही +1 कूलाम आवेश जेब से निकाल के इसमें रख दीजिए। तो देखिए अब ये 10 माइक्रोकूलाम जो कि प्लस में है, इस +1 पर इस दिशा में बल लगाएगा। तो इसको अगर हम इस आवेश को Q1 कह दें तो ये तीव्रता का नाम हो जाएगा E1। ये 5 माइक्रोकूलाम जो दूसरा आवेश है, चलिए इसको Q2 कह दिया है। इसके कारण इसी बिंदु पर तीव्रता बतानी है, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये दिशा हो जाएगी E2 की। तो E1 और E2 की दिशाएं आपको चित्र में नजर आ रही हैं, ठीक है। तो बस यहां पर सवाल में बस इतना लिख देता हूं कि चित्र में मध्य बिंदु C पर परिणामी तीव्रता की गणना कीजिए या परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले आपको E1 और E2 के परिमाण निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे E1 किसके कारण तीव्रता है, +10 माइक्रोकूलाम के कारण, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे +10 माइक्रोकूलाम के कारण, ये +10 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु C पर तीव्रता, इसका नाम हो जाएगा E1। चलिए बताइए E1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वही K Q1/R1²। फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार, Q1/R1²। ये तीव्रता का सूत्र है, क्योंकि यहां पर आपने 1 कूलाम रख दिया है, 1 कूलाम रख दिया है तो जो बल होगा वही तीव्रता है। K की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹। Q1 10 माइक्रोकूलाम दिया है, 10⁻⁻⁶, और बटे दूरी का स्क्वायर, 1 मीटर है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, बड़ा सिंपल संबंध है। 9 × अब ये 10⁻9, 10⁻10 और -6 हो जाएगा, तो 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ये तीव्रता E1 आ गई। समझ गए होंगे E1, बहुत आसान है। KQ/R² फॉर्मूला लगाना है। आवेश आपको पता है 10 माइक्रोकूलाम, दूरी आपको पता है 1 मीटर, बस दोनों वैल्यूज आपने यहाँ पे रख दिया और ये रिजल्ट ये आ गया E1। इसके बाद 5 माइक्रोकूलाम के कारण भी बता देते हैं। +5 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु C पर तीव्रता, इसको E2 नाम दे दीजिए, तो E2 = हो जाएगा, ये भी वही फॉर्मूला है, K Q2/R2²। K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9। Q2 दूसरा वाला आवेश कितना दिया है, 5 माइक्रोकूलाम है, तो 5 × 10⁻⁻⁶, और बटे R2²। R2² का मतलब वही 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये पिछला था, इसको हटा देता हूं, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 × 45 × 10⁻9 में से 6 निकल जाएगा 3। यहां 10⁻⁴ है, देखिए -4 होगा क्या, 9 में से 6 जाएगा, 9 10 10, ये +4 रहेगा, ये +4 रहेगा। और यहां भी देखिए, इसको सॉल्व करिए तो 9 × 45 और 9 में से 6 निकल जाएगा 3, ठीक है। तो ये आपका, इसको आप इस तरह कर सकते हैं 4.5, 1 डेसिमल इधर आप वो कर लीजिए, तो ये 10⁻⁴ हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम।
ये 9 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम 10 माइक्रोकूलाम के कारण था, और 5 माइक्रोकूलाम के कारण होगा 4.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। दो तीव्रताएं आ गई, दोनों तीव्रताओं के परिमाण आपने निकाल लिए। अब जरा आप बिंदु सी पर गौर से देखिए, E1 और E2 ध्यान से देखिए, दोनों विपरीत दिशाओं में है। हमने पढ़ा है कि यदि दो वेक्टर विपरीत दिशाओं में है, यानी उनके बीच का कोण 180 अंश है, तो उनका परिणामी उन वेक्टरों के परिमाणों के अंतर के बराबर होता है। ये हम ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि यदि दो वेक्टर विपरीत दिशाओं में हैं, अर्थात उनके बीच का कोण 180 अंश है, तो उनका परिणामी मतलब उनका रिजल्टेंट उन वेक्टरों के परिमाणों के अंतर के बराबर होता है। अब आपको अंतर करना है तो ये देखना पड़ेगा कि E1 बड़ा है, E2 छोटा है। E1 9 है और E2 4.5 है, तो इनका अंतर करेंगे तो बड़े से छोटे को आपको घटा लेना है। तो इसलिए अब आप बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता, बिंदु सी पर परिणामी तीव्रता बता सकते हैं, बहुत आसान है। ये तीव्रता हो जाएगी आपकी E1 माइनस E2। ये समझ आ रहा है कि E1 से हम E2 क्यों हटा रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि E1 बड़ा है, E2 छोटा है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बस वैल्यूज रख दीजिए, 9 गुणे 10 की घात 9 माइनस हो जाएगा ये 4.5 गुणे 10 की घात, ये 9 गुणे 10 की घात 4 है, ये था। घटा दीजिए तो ये 9 में से 4.5 निकल जाएगा, तो बस ये फाइनल रिजल्ट आ गया, गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये तो E की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको इसी की दिशा भी बतानी हो, जैसा कि तीव्रता सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी बतानी चाहिए, तो अगर इसको हम सदिश में लिखते हैं, सदिश में तो वेक्टर E लिखेंगे, E के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, तो फिर लिखेंगे 4.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये तो परिमाण हो गया, और दिशा चित्र से देखेंगे। आप देखिए E1 की दिशा ये थी, E2 की दिशा ये थी, तो दोनों अपोजिट हैं, तो परिणामी की दिशा हमेशा बड़े वेक्टर की ओर होगी। तो E1 जो कि बड़ा था, E2 जो है छोटा था, तो परिणामी की दिशा इस दिशा में होगी। ये परिणामी E की दिशा है। इस दिशा को आप C से B लिख सकते हैं, A से C लिख सकते हैं, तो यहां लिख देंगे दिशा C से B की ओर। बस ये दिशा हो गया, तो ये परिमाण आ गया इतना, ये उसकी दिशा होगी। कंप्लीटली आपने वेक्टर निकाल लिया। ठीक है, समझ गए? बहुत आसान सवाल है। ये दो आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे थे, हमको दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता की गणना करनी थी। एक इस आवेश के कारण तीव्रता होगी, जिसको हमने E1 कहा है, दूसरा इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता होगी, जिसको हमें E2 किया है, और उसके बाद अध्यारोपण के सिद्धांत से किसी बिंदु पर अगर दो तीव्रताएं हैं तो परिणामी तीव्रता के लिए आपको उनका सदिश योग करना होता है। क्योंकि E1 और E2 अपोजिट हैं, विपरीत हैं, तो इनका जब परिणामी करेंगे तो वो इनके अंतर के बराबर होता है, तो माइनस करना है, तो माइनस कर दिया है, बस ये रिजल्ट आ गया है। अब इसी सवाल को ध्यान से देखिए, अगर इसी सवाल में थोड़ा सा हम चेंज कर दें, किसी एक को हमने माइनस कर दिया है, सवाल को ध्यान से देखिए पहले, और सेम सवाल रहेगा, अगला सवाल भी यही है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें सवाल में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जो +5 माइक्रोकूलाम है इसको -5 कर दिया है, इसको हमने -5 कर दिया है। तो देखिए, जो जेब से आपने 1 कूलाम आवेश यहां पे निकाल के रखा था, वो आप एज इट इज ही फिर से रखेंगे। अब आप देखेंगे पहले 10 माइक्रोकूलाम के कारण इस एक पे बल इस दिशा में बिल्कुल सही है E1। अब इस -5 माइक्रोकूलम के कारण इसी बिंदु C पर जो 1 कूलाम आवेश रखा है, इस पे बल बताना है, तो अब इस दिशा में E2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये -5 माइक्रोकूलम इस +1 कूलाम को आकर्षित करेगा, तो इस दिशा में होगा। E2 भी आपका इसी दिशा में होगा, तो E1 और E2 एक ही दिशा में हो गए। अगर आप ध्यान दीजिए तो E1 और E2 अब एक ही दिशा में हो गए। E1 तो पहले से ऑलरेडी दाहिनी तरफ था, E2 भी इसी दिशा में हो गया, ये E2 की दिशा भी इधर ही है, E1 और E2 एक ही दिशा में हो गए। तो अब अगर इस आवेश Q1 के कारण आप E1 निकाल लेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, पिछले प्रश्न की तरह ही, ये पिछले प्रश्न की तरह ही सेम रहेगा। E1 की वैल्यू आपकी वही आएगी
9×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, और E2 की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली थी 4.5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। दोनों सेम रहेंगी, वैल्यूज में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस ना बदला हमने, ना आवेशों को बदला, केवल हमने आवेश का चिन्ह बदल दिया है बस। तो इससे उसके परिमाण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस दिशा बदल जाएगी। तो देखिए E1 और E2 एक ही दिशा में हो गए, तो एक दिशा में हो गए, तो फिर आगे आप करेंगे इसलिए बिंदु C पर परिणामी तीव्रता। अब समझिए इस बात को, अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में हैं, दो सदिश एक ही दिशा में हैं, अर्थात उनके बीच का कोण 0 डिग्री है, तो उनका परिणामी हमेशा उनके परिमाणों के योग के बराबर होता है। यदि दो वेक्टर एक ही दिशा में हैं, तो उन वेक्टरों का परिणामी उन वेक्टरों के परिमाणों के योग के बराबर होता है। योग कर दीजिए, यानी प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा C पर तीव्रता। प्लस कर दीजिए, अब 9 और 4.5 जोड़ेंगे तो बस ये रिजल्ट बदल जाएगा, 9 4 13 13.5 हो जाएगा। ये 13.5×10⁴, ठीक है। तो बस ये हो गया 13.5, और दिशा क्या हो जाएगी, दिशा आपकी यही हो जाएगी। दिशा C से B की हो रही है, देखिए C से B की ओर, नहीं एक वेक्टर इस दिशा में है और दूसरा भी इसी दिशा में है, तो जो परिणामी की दिशा होगी वो यही दिशा हो जाएगी। परिणामी की दिशा हमेशा बड़े वेक्टर की ओर होती है। अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में है तो भी आप कह सकते हैं परिणामी की दिशा बड़े वेक्टर की ओर। अगर दो वेक्टर विपरीत दिशाओं में है तो भी परिणामी हमेशा बड़े वेक्टर की ओर। तो बस ये आपका परिणामी की दिशा हो गई। तो बहुत आसान है। तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए, बिल्कुल एक जैसे ही दो क्वेश्चन थे, लेकिन हमने एक का आवेश थोड़ा सा बदल दिया, तो उससे आपने देखा कि हमारे पास दूसरी वैरायटी भी आ गई। नोट कर लीजिए फटाफट इसको। हो गया? चलिए अब इसके बाद इसी सवाल को हम थोड़ा सा और दूसरे उसमें लेके चलते हैं। यही सेम सवाल अभी लेके चलते हैं। E1 E2 की वैल्यूज आपने नोट कर रखी हैं, ध्यान रखिएगा अभी अगले क्वेश्चन में। अब सपोज कर लीजिए कि ये ऐसा सवाल होता कि अगर सपोज यहां से ये दो आवेश हैं, वही 10 माइक्रोकूलाम के, जो पहले था 10 माइक्रोकूलाम, और यहां भी आपका ये +5 ही ले लीजिए, अभी शुरुआत वाला एक क्वेश्चन रखिए, +5 है, इनके बीच की दूरी इस बार हमने 1 मीटर ले लिया है। और सपोज कर लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है, ये इस तरह का एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का नाम दे देता हूं, इसको A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया। आपको पता है समबाहु त्रिभुज ले लिया है तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी, यानी सभी 1 मीटर हो जाएंगे, और इनके बीच का ये आंतरिक कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपसे प्रश्न ये है कि बताइए बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता की गणना कीजिए। A पर आपको परिणामी तीव्रता निकालनी है। A पर परिणामी तीव्रता निकालनी है। कितनी तीव्रताएं होंगी A पर, पहले ये देख लेते हैं। अब यहां पे आपको तीव्रता निकालनी है तो आपको क्या काम करना होगा, वही अपने जेब से +1 कूलाम का आवेश निकाल के यहां पे रख दीजिए। अब देखते हैं बल किधर लगेगा। अब देखिए 10 माइक्रोकूलाम, इसे 1 कूलाम पर बल किधर लगाएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस दिशा में बल होगा। तो ये तीव्रता पहली हो गई। चाहे बल कहिए चाहे तीव्रता कहिए, 1 कूलाम का आवेश है तो बल और तीव्रता एक ही होते हैं, बार बार आपको ये चीज बताई जा रही है। तो E1 इधर हो गया, ये 5 माइक्रोकूलाम है, प्लस है, ये भी प्लस है, प्रतिकर्षण होगा, इस दिशा में हो जाएगा। ये E2 हो गया। E1 और E2 के बीच का कोण 60 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप यहां देख रहे हैं इस बार E1 और E2 के बीच का कोण 60 अंश है। ठीक है, E1 और E2 की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्रकार से कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया कि चित्र में बिंदु A पर परिणामी तीव्रता की गणना कीजिए। परिणामी तीव्रता की गणना कीजिए। परिणामी तीव्रता की गणना करनी है। चलिए निकालते हैं, इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। पिछले वाले की तरह ही है। चलिए पहले 10 माइक्रोकूलाम के कारण बताते हैं। यहाँ लिखेंगे +10 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु A पर
बिंदु ए पर तीव्रता E1 कह लीजिए आप इसे, बताइए क्या हो जाएगा E1, वही फॉर्मूला होगा के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। के की वैल्यू बताया आपको 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 कितना है 10 माइक्रो कूलम है, -6 हो जाएगा माइक्रो, और दूरी 1 ही मीटर लिया है, थोड़ा आसान बनाने के लिए दूरी 1 मीटर कर दिया है। फिर सॉल्व करिए, वही सेम रिजल्ट आ जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9 1 10, 10 में से 6 निकल गया, 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये E1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार E2 भी निकाल लीजिए, सेम रहेगा। इसी प्रकार E2 भी निकालिए, तो ये 5 माइक्रो कूलम के कारण है, तो ये हो जाएगा आपका के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये के की वैल्यू रख दीजिए 9 गुणे 10 की घात 9, Q2 की वैल्यू है आपकी 5 माइक्रो कूलम, 10 की घात -6, और बटे दूरी आपकी हो जाएगी 1 का स्क्वायर, वही 9 5 45, पिछले वाले सवाल की तरह ही है। तो 4.5 हो जाएगा गुणे 10 की घात 3, 9 में से 6 गया 3, और इसको आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 9 बजे 45 होगा, सॉरी अभी देखिए इस तरह, तो इसको आप 4.5 कर दीजिए आप, तो 1 पावर इसमें बढ़ जाएगी, तो 4.5 को आप 9/2 भी लिख सकते हैं, गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। वही सेम रिजल्ट है जो मतलब पहले E1 E2 निकाला था, वही सेम है। लेकिन अब आपको बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो 2 तीव्रताएं आ गई E1 और E2। अब आप देखिए परिणामी तीव्रता कैसे निकालोगे, वही चीज समझना है आपको। एक्चुअली तीव्रताओं को परिणामी निकालने का मतलब है कि सीधे सीधे वेक्टरों को जोड़ने से है। आप वेक्टरों को जोड़ पा रहे हैं कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको शुरू की ही क्लासेस से मैं बराबर कहता आ रहा हूं कि अगर आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, इनके न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से समझना है, तो बेटा कक्षा 11 में जो आपने वेक्टर पढ़ा था उसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वेक्टरों का जोड़ना इस चैप्टर में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको अब रफ कर रहा हूं, अब दिखाता हूं आपको परिणामी कैसे निकलेगा। E1 और E2 दोनों की वैल्यूज ऑलरेडी पहले से पता है आपको। अब आप बिंदु ए पर यहां निकालेंगे, बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता कैलकुलेट कर लेते हैं। परिणामी तीव्रता, तो देखिए बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा, देखिए ए पर 2 वेक्टर हैं E1 और E2, और उनके बीच का कोण 60 है। आपको याद होगा 2 वेक्टरों का परिणामी हमने पढ़ा था, अगर वेक्टर ए और बी है उनका परिणामी r है, तो परिणामी का परिमाण निकाला था r बराबर, वो था √a² + b² + 2ab cos थीटा। वही फॉर्मूला लगाना है, ये बराबर हो जाएगा E1², एक बार फॉर्मूला देते हैं, प्लस E2² + 2E1 E2 cos थीटा, थीटा मतलब 60 अंश। वैल्यूज रख दीजिए आप, वैल्यूज रख सकते हैं आप, E1 E2 की वैल्यूज रख दीजिए। E1 की वैल्यू आपको दी है 9 गुणे 10 की घात 4, E2 आपको दिया है 9/2 गुणे 10 की घात 4 प्लस 2, फिर 9 गुणे 10 की घात 4, 9/2 गुणे 10 की घात 4, और cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। तो देखिए 1/2 से ये 2 कट जाएगा, सॉल्व करिए तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, ये रहेगा 9 9 81 गुणे 10 की घात 8 प्लस ये 81/4 हो जाएगा गुणे 10 की घात 8, और ये हो जाएगा 9 9 81/2 गुणे 10 की घात 8, 10 की घात 8। तो 10 की घात 8, 10 की घात 8, 10 की घात 8, आप देख रहे हैं कि हर जगह 10 की घात 8 है, कॉमन लेके वर्गमूल से बाहर ले लीजिए, तो 10 की घात 4 हो जाएगा, और अंदर आपको मिलेगा 81 + 81/4 और प्लस 81/2। तो बस इसका एलसीएम निकाल के रिजल्ट कर लीजिए, निकाल लीजिए, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 की घात 4, और इसका एलसीएम लीजिए तो ये 4 हो जाएगा, पूरे के बेटे 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 और 4 8 32, ये कर दिए, ये 81 ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 8 16। सॉल्व कर लीजिए, 4 2 6 1 7, 10 की घात 4 रहेगा, और आगे देख लेते हैं इसको,
तो ये हो जाएगा आपका ए पर परिणामी तीव्रता 10⁴ रहेगा अंडर रूट में। जोड़िए जरा, 4 1 5 2 7 हो जाएगा और 8 6 14 15 16 हो जाएगा। 1 2 3 5 567/4 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल जो है बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 का 2 हो जाएगा वर्गमूल। और 567 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको। बस इसका वर्गमूल आप कैलकुलेट कर लीजिए। 5 6 7 का 567 का वर्गमूल ले लीजिए। 4 1 5 2 7 8 6 14 15 16 3 1 4 1 5, ठीक है। 567 का वर्गमूल ले लीजिए। तो बस ये आपकी परिणामी तीव्रता हो जाएगी। वर्गमूल निकाल लेंगे, 567 का। बहुत आसान होगा वर्गमूल निकालना। 2 दूनी 4 करेंगे आप, प्लस 2 4 इधर होगा, 1 67 आपने किया, 3 बार जाएगा ये, 3 3 9 3 4 12, फिर आप 3 ऐड करिए इसमें, 46 हुआ। 17 में से 9 गया 8 और 5 में से 2 गया 3। तो अब नहीं जा रहा है तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए। 4 9 36 ज्यादा हो जाएगा, 4 8 32, 8 बार जाएगा। तो बस ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 10⁴ गुणे 1/2 और गुणे आपका ये हो जाएगा 23.8। 23.8 में 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 कम 2 2 1 कम 2 और 2 9 18। बस 11.9 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस ये रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्गमूल निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जब कोई आंकिक प्रश्न होगा और आपको उसमें नंबर्स में कोई वैल्यू आएगी तो फिर आपको उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना आना चाहिए। ये 11.9 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। अगर इनके बीच का, इनके परिणामी की दिशा भी निकालना है तो आपको पता है, 2 वेक्टर अगर ए और बी हैं और उनका परिणामी वेक्टर आर है और वेक्टर ए से जो परिणामी है वो थीटा कोण बना रहा हो, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है tan θ = b/a। ये भी वेक्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पर हो जाएगा tan θ = E2/E1। तो थीटा इज निकालेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा E2/E1। E1 और E2 की इसमें वैल्यूज आप रख दीजिए, तो इससे दिशा भी कैलकुलेट हो जाएगी। फिलहाल परिणामी का परिमाण कैसे निकालना है इस पर ज्यादा कंसंट्रेट करिए, बाकी दिशा भी आप बता सकते हैं। अब याद होगा आपको E2 की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी, E2 मतलब इसके कारण, तो वो वैल्यू इस E1 के कारण जो वैल्यू निकाली थी उससे आधी थी। तो आधी होने का मतलब ये है कि आपको वही स्पष्ट था कि जो थी वो है E2 का मान वो E1 से आधा है, तो बस सीधे सीधे ये मान हो जाएगा हाफ यहाँ पे। अब ये tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 0.5 होता है, बस यही रिजल्ट आप छोड़ दीजिए, क्योंकि tan इनवर्स की वैल्यूज आप नहीं बता पाएंगे 0.5 क्या है। इसके लिए या तो टेबल हो या फिर हमारे पास कैलकुलेटर हो, तब हम बता सकते हैं। बस ये रिजल्ट हो जाएगा। तो ये परिमाण है और ये साथ में इसकी दिशा आ गई। बहुत इजी है। अब इसी सवाल में हो गया, ये सवाल नोट कर लिया। अब अगर इस सवाल में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दे, थोड़ा सा हल्का सा फिर वही कर दें कि भाई ये तो +10 माइक्रोकूलम ही आवेश था, लेकिन इसको हमने -5 माइक्रोकूलम आवेश कर दिया, तो अब बताइए बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता क्या होगी। तो बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता आपको निकालनी है तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। 1 कूलम आवेश रखा जेब से निकाल के, इस 10 माइक्रोकूलम के कारण एक पे बल लगने वाला बल बिल्कुल सही दिशा में है, E1 की दिशा बिल्कुल सही है। अब इस -5 के कारण इसी एक पे लगने वाले बल की बात करेंगे तो इस दिशा में होगा, इस दिशा में E2 होगा, इस दिशा में नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो अब अगर हमने इसको माइनस कर दिया है तो चित्र बदल जाएगा। चित्र में देखिए क्या बदलाव हो गया। चित्र में जो बदलाव हुआ है वो केवल और केवल E2 की दिशा विपरीत हो गई है पहले से, ठीक है। ये वही 1 कूलम आवेश है अभी भी,
तो आपको पता है ये कोण 60 है, तो ये वाला एंगल अब हो जाएगा E1 और E2 के बीच का 120 डिग्री। अब आप इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकाल लीजिए। तो अगर ए पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, ए पर परिणामी तीव्रता, ये परिणामी तीव्रता, तो बस सीधे वही फॉर्मूला होगा, √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, लेकिन यहां हो जाएगा cos 120 अंश। cos 120 हो गया, क्योंकि E1 और E2 के बीच का ये कोण अब 120 है। तो बस अब फिर से cos 120 का मान -1/2 होता है, 2 कट जाएगा। E1 और E2 की वही वैल्यूज जो आपने पहले निकाली थी वापस इसमें रख दीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसका वर्गमूल ले लीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको दो इस तरह के अगर आवेश, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हैं, तो मतलब उसके त्रिभुज के कोनों पे रखे हैं, तो उसके तीसरे शीर्ष पे कैसे तीव्रता निकालनी है, परिणामी तीव्रता, उसका ये क्वेश्चन था। अब आइए सवाल को थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि यदि 3 आवेश, ये आपका एक वर्ग ले लिया है, ये वर्ग कर लिया है, मान लिया, चलिए इसकी भी लंबाई हमने ABCD ये वर्ग कर दिया है, ABC और इसको D कर दिया है। 4 कोने हैं, चारों कोनों पर कोई आवेश रख दीजिए, किसी वैल्यूज के रख सकते हैं, या 3 कोनों पर आवेश रख दिया हमने, +Q आवेश, +Q आवेश और +Q आवेश, और आपसे ये कह दिया जाए कि बताइए कोने ए पर परिणामी तीव्रता की गणना कीजिए। परिणामी तीव्रता, तो अगर इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता आपको निकालनी है, तो आपको बताया था जेब से 1 कूलाम आवेश निकाल के रखेंगे। यहाँ पे ये रखा है 1 कूलाम आवेश हमने, 1 कूलाम का आवेश आप यहाँ पे रखिए, और फिर ये देखिए कि इन आवेशों से बल किस दिशा में लग रहे हैं। इस आवेश से इस 1 कूलाम पे लगने वाला बल इस दिशा में होगा, इस वाले +Q आवेश से इस पे लगने वाला बल, पहले आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ये भी चूंकि 1 मीटर है, 1 मीटर इसकी भुजा ले लिया था और सिंप्लिसिटी आसान करने के लिए, तो एक ये है, तो ये हो जाएगा आपका √2 पाइथागोरस थ्योरम से √2 मीटर। तो इस +Q आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, तो इस दिशा में हो जाएगी, इसको E1 कह दिया हमने, इसको E2 कह दिया, और इस +Q कूलाम आवेश के कारण निकालेंगे, तो ये तीव्रता आपकी E3 हो जाएगी, ये E3 हो जाएगी। जैसे आपको याद होगा, इसी तरह का क्वेश्चन हमने आपको कूलाम के नियम में भी बताया था। कूलाम के नियम में इन चारों पे आवेश रखे गए थे, और इस कोने पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल निकाला था। तो यहाँ भी देखिए 3 आवेश हैं, और बाकी जिस बिंदु पर आपको तीव्रता निकालनी है वहां 1 कूलाम आवेश रख दिया है। तो भाई 1 कूलाम आवेश रख देने से अब तीव्रता निकलेगी, लेकिन है तो बिल्कुल हूबहू उसी तरह जैसे आपने बल निकाले थे, वैसे ही आपने यहाँ पे तीव्रता निकालनी है। तो ये E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया। अब पहले E1 की वैल्यू निकाल लेंगे। E1 की वैल्यू किसके कारण है, +Q के कारण, जो B पे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका K Q1 की जगह Q हो जाएगा, और बटे R², R का मतलब AB का स्क्वायर, तो 1 कर लीजिए आप इसे, तो बस ये सिंपली आ गया KQ। अभी K रखते हैं, बाद में K की वैल्यू रख लेंगे। फिर E2 आप निकाल लीजिए, E2 किसके कारण है, वो +Q के कारण है, तो हो जाएगा आपका +KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, CA या AC, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका KQ/2। और इसके बाद फिर आप इस वाले आवेश के कारण निकाल लीजिए, तीसरे वाले के कारण E3, ये तो ये हो जाएगा आपका Q सेम ही है, बटे दूरी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा KQ। तो देखिए 3 वैल्यूज आ गई, E1 E2 E3। अब ले आइए आप इन तीनों को एक अलग इस चित्र में, यहाँ पे तीनों को कैसे जोड़ना है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वेक्टर जोड़ना बताया था, बार बार यही कह रहा हूं कि वेक्टर जोड़ना जो सीख गया उसने समझो इस चैप्टर पे विजय पा ली। सबसे महत्वपूर्ण चीज वेक्टर जोड़ना है। ये E1 है, चलिए इधर की वैल्यू हमने ये लिख दिया है, परिमाण लिख दिया है, KQ है E1, ये आपका है KQ/2 ये, और इधर वाली ये जो वैल्यू है ये भी है आपकी KQ।
देखिए ये जो दो लंबवत हैं ये इनके बीच का एक कोण 90 डिग्री है। अब इस वेक्टर का और इस वेक्टर का परिमाण बराबर है और इनके बीच का कोण कितना है 90। तो पहले आप इन दोनों का परिणामी निकाल लीजिए, के क्यू का, इनके बीच का कोण 90 है। इनका जब परिणामी निकालेंगे तो वो क्योंकि बराबर वेक्टर हैं 90 अंश के कोण पर हैं, तो इनका परिणामी हमेशा 45 अंश कोण बनाते हुए दिशा में जाएगा। और यहाँ पे अगर आप गौर कर रहे हो तो ये आपका वर्ग है, वर्ग में ये कोण 45 होता है, तो ये वाला भी 45 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि इन दोनों का जो परिणामी होगा वो 45 अंश से जाएगा। और जो तीसरा वेक्टर E2 है KQ/2 वो भी ऑलरेडी 45 अंश से जा रहा है, तो फिर आपका इन दोनों का परिणामी भी इसी दिशा में होगा, अर्थात दोनों 45 अंश की दिशा में होंगे। E2 वेक्टर और साथ साथ इन दोनों का परिणामी। अब ये एक ही दिशा में होंगे जब दोनों, तो ये फाइनली जुड़ जाएंगे। तो बस पहले आप KQ का परिणामी निकाल लीजिए, जिनके बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री है, 90 अंश है। देख लीजिए कैसे निकालना है KQ और KQ का परिणामी जो कि 90 पे है। तो इसके परिणामी को चलिए हमने मान लिया अभी E' कर दिया है। दो वेक्टर E1 और E3 का परिणामी निकाल रहे हैं, E1 तथा E3 के परिणामी का परिमाण बता रहे हैं, बाकी दिशा तो चित्र से आपको दिखा रहा हूं मैं। E' देखिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर है तो हो जाएगा √E1² प्लस E2² E3² प्लस 2E1 cos 90। तो ये तो कहानी खत्म हो जाएगी भैया, cos 90 की 0 हो जाएगा तीसरा टर्म। तो ये हो जाएगा आपका E1 की वैल्यू KQ है और प्लस KQ², दोनों सेम है। KQ² कॉमन कर लीजिए तो √ के बाद KQ आएगा और यहाँ 1 + 1 यानी √2। बस हो गया, E' की वैल्यू आ गई, E' आ गई। E' मतलब E1 और E3 का परिणामी आ गया। अब आप बता दीजिए, इसलिए अब बिंदु A पर परिणामी तीव्रता, चलिए इसको ही हमने कह दिया A पर, तो चलिए ये कह दिया। अब ये परिणामी तीव्रता आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2, इस दिशा में E2 था ऑलरेडी, और इन दोनों का परिणामी भी E' भी इसी दिशा में दिखाया है, बस ये हो जाएगा। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए, बस ये रिजल्ट हो जाएगा। तो E2 की वैल्यू हमने निकाली थी KQ/2 और E' की वैल्यू कितनी निकाली है, KQ√2। KQ कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा 1/2 प्लस √2। और K का मतलब वही है 1/4πε0। ये तो हमने जानबूझ के, ये तो बड़ा ज्यादा जगह ले रहा था, इसलिए हमने यहाँ लास्ट में रखा। शुरू से ही रख सकते थे, थोड़ा बड़ा चलता, तो हमने लास्ट में आकर के K की वैल्यू रख दिया है। तो बस ये हो जाएगा आपका E है। तो ये बिंदु A पर परिणामी तीव्रता हो जाएगी Q/4πε0 ब्रैकेट में 1/2 प्लस √2। ये बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल है जैसे हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था। अब देखिए इस सवाल की भी टेक्निकलिटी उस केस में बदल जाएगी, ध्यान दीजिए जरा इस बात को। थोड़ा सा अगर हम इसमें हल्का सा चेंज कर दें, कुछ आवेशों की वैल्यूज को बदल देते हैं। अभी आपने क्या काम किया था कि E1 और E3 आपने देखा था परिमाण में बराबर थे, 90 डिग्री वाले दो वेक्टर परिमाण में बराबर हैं, तो बड़ा आसानी से आपने इनको जोड़ लिया। इनका परिणामी ठीक 45 अंश के कोण से बनाता हुआ गया और फिर आपने उसको E2 के साथ जोड़ दिया। लेकिन अगर ये E1 और E2 के परिमाण बराबर ना हो, तब फिर ये सवाल कैसे करेंगे, तब ये मुश्किल सवाल हो जाएगा। ये बराबर कब नहीं होंगे E1 और E3 के परिमाण, कि जैसे अगर ये वाला आवेश Q है, ये भी Q है, और इसको थोड़ी देर के लिए हम 2Q आवेश कर दें, 2Q आवेश कर दें, तो भैया जब 2Q आवेश कर दिया तो अब E1 की वैल्यू E3 के बराबर नहीं होगी। अब E1, E2, E3 तीनों अलग वैल्यूज हो गई। अगर ये तीनों अलग हो गई तो फिर इनको जोड़ना एक अपने आप में अलग क्वेश्चन ही बन गया, समझिए।
अब इन तीनों को जोड़ना इतना आसान नहीं होगा। जैसे ये E1 है, ये इस दिशा में आपका E2 था 45 डिग्री पे, और ये इस दिशा में E3 हो गया, ये E3 हो गया। तो अब इनको ऐड करना थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा। कैसे टेक्निकल रहेगा? पहले तो ये देखिए कि क्या E1 E3 के बराबर नहीं है क्या? तो E1 कैलकुलेट करोगे आप इस क्वेश्चन में, तो E1 कितना हो जाएगा? E1 हो जाएगा कि Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, तो Q1 2Q हो जाएगा। चलिए, दूरी तो हमने एक ही रखा था, बहुत इजी है। तो ये हो जाएगा 2KQ। देखिए E2 की वैल्यू वही रहेगी, KQ अपॉन अंडर रूट 2 था ये, तो ये तो वही रहेगी आपकी KQ बटे 2। और E3 की वैल्यू देखिए, E3 जो है इस वाले आवेश के कारण था, तो ये हो जाएगा आपका KQ अपॉन, ये तो 1 का स्क्वायर है, तो ये देखिए KQ आ गया। अब आप देखिए क्या तीनों वैल्यूज में कोई भी सेम है क्या? ये 2KQ हो गया, KQ बाई 2 KQ हो गया। अब आप देख रहे हैं तीनों डिफरेंट हो गए। तो अगर ये तीनों डिफरेंट हो गए तो क्या लगता है आपको? अगर ये तीनों डिफरेंट हो गए तो अब आपको परिणामी निकालना, जो पिछली विधि आपने यूज की थी उस विधि का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब आप कैसे जोड़ेंगे? ये तीनों अलग अलग हैं, तो फिर इसके लिए तरीका है, ये भी बताया था आपको मैंने, वियोजन विधि। अब आपको काम ये करना होगा कि E2 का इस दिशा में एक घटक ले लीजिए, उस घटक का नाम हो जाएगा E2 cos 45, और E2 का एक घटक इस दिशा में ले लीजिए, वो हो जाएगा E2 sin 45। ठीक है, तो अब आप इसको x मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको x डैश कर दीजिए और इसको कर दीजिए y डैश। अब आपका जब ये दोनों घटक हो गए तो टोटल x निकाल लीजिए, टोटल x घटक और टोटल y घटक। अब ये कैलकुलेट कर लीजिए आप, यहां लिखेंगे परिणामी x घटक, ये परिणामी x घटक। तो देखिए x दिशा में कौन कौन से हैं, इसको हमने EX मान लिया, तो ये हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 cos 45, ये दो हो जाएंगे। ठीक है, अब E1 की वैल्यू आप देखिए तो 2KQ है, और E2 की वैल्यू कितनी है? वो है KQ बटे 2, और cos 45 कितना है? चलिए 1/√2 कर दिए, तो इसमें KQ आप कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2√2, तो ये आ जाएगा EX, ये EX हो गया। तथा परिणामी y निकाल लीजिए, ये परिणामी y घटक। अब परिणामी y निकालेंगे तो ये y हो जाएगा। बताइए क्या होगा? y x की दिशा में कौन कौन से? y x की दिशा में देखिए दो हैं, एक तो आपका E3 है और दूसरा है E2 sin 45। ध्यान से देखिए, अब E3 की वैल्यू कितनी है? KQ, और E2 कितना है? KQ बाई 2, और साइन 45 1/√2 होता है। चलिए फिर से KQ कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/2√2, ये आपका EY आ गया। अब x और y आ गए, अब आप बिंदु A पर परिणामी तीव्रता बता देंगे। बिंदु A पर परिणामी तीव्रता, A पर परिणामी तीव्रता, अब ये मैं इसमें वैल्यू रख दूंगा, परिणामी तीव्रता A बराबर हो जाएगा अंडर रूट। अब x और y आपको पता है जन्म जन्मांतर से 90 अंश के कोण पे होते हैं, x और y हमेशा से 90 अंश के कोण पे रहेंगे, तो इनका परिणामी बस ये हो जाएगा EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। तो बस आप इसमें यही दोनों EX और EY की वैल्यूज इसमें रख करके सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। वेक्टर थोड़ा और कायदे से आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फिर अगले टर्न पे आपको मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।